अब अपना जो प्रोनाउन चैप्टर का छुटपुट पार्ट बचा हुआ है, आओ जी उसको निपटा लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। क्या लॉजिक था उसके पीछे? सर वो सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव थी, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए था, मिल जाता था तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता था तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के उनको ऑब्जेक्ट पकड़ा देते थे, इसलिए उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता था। आज हम रूल देख रहे हैं कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाओ, इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाओ। आज हम ये वाला रूल देख रहे हैं। क्यों नहीं लगाना होता होगा? सर उसमें लगाना था क्योंकि वो वर्ब ट्रांजिटिव थी, तो यहां बोलने का मन कर रहा होगा सर इसमें नहीं लगाना यानी ये वर्ब इंट्रांजिटिव होती होंगी, ऐसा मन कर रहा होगा। अरे हाँ कि ना, ऐसा मन कर रहा होगा। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, कुछ कुछ आपकी बात ठीक है, कुछ कुछ आपकी बात ठीक है, सेंटेंस से थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। एक बार इन दोनों सेंटेंस को देखो, यहाँ पे भी हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड यूज हुई है और यहाँ पे भी हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड यूज हुई है। आप एक बार इन दोनों का मीनिंग निकालो, आंसर नहीं पूछ रहा हूं, खाली एक बार मीनिंग निकालो इन दोनों का। मीनिंग देखो एक बार, दोनों का मीनिंग क्या निकलेगा, कौन से का मीनिंग क्या है, खाली मीनिंग देखो एक बार। अब एक काम करो, अब इन दोनों के मीनिंग देखो, सेम बात, कुछ दिमाग में अपने आप क्लिक होगा, खुद क्लिक होगा ना तो उसका मजा अलग ही है। एक बार अब इन दोनों को देखो, हाँ जी, हाँ जी, कुछ समझ में आया? एक्चुअली फंडा कुछ ऐसा है कि इनमें से ज्यादातर वर्ब ऐसी हैं कि अगर वो काम किसी और पर हो तब तो ट्रांजिटिव हो जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। जैसे ये मूव वर्ब है, अगर मैं कुछ और चीज को मूव कर दूं, जैसे मैं इस टेबल को मूव कर दूं ऐसे, तो आई मूव्ड द टेबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे को, मैं मूव हो गया, वो आगे से बॉल आ रही थी तो मैं मूव हो गया, आई मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, ना कि आई मूव्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मूव कर लिया। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसे ही बेथ माने होता है नहाना या नहलाना। तो अगर मैं किसी और को नहला दूं, कि मैंने बच्चे को नहला दिया, आई बेथ द चाइल्ड, बाथ नाउन होता है, बेथ वर्ब होती है, मैंने बच्चे को नहलाया, यहां तो ट्रांजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट रख लिया। अब कभी ऐसा कहते हो मैंने खुद को नहला लिया, कि मैं नहा लिया? तो समझना, अगर ये एक्शन खुद के साथ ही हो जाते हैं, तो हैपनिंग वर्ब जैसा मीनिंग देते हैं। अगर ये एक्शन खुद के साथ ही हो जाते हैं तो हैपनिंग वर्ब जैसा मीनिंग देते हैं, और उस केस में हैपनिंग वर्ब इंट्रांजिटिव होती हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं रखती, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अगर मैं कहूं उन्होंने चोरी किए के पैसों को छुपा दिया, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। यहां तो ये ट्रांजिटिव होगी,
लेकिन सूरज ने खुद को छुपा लिया बादलों के पीछे कि सूरज छुप गया, ऑब्वियसली सूरज छुप गया। तो यहाँ पे ये हैपनिंग वर्ब जैसा काम करेगी और इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी। मेरी कुछ बात आई समझ में? सेम बात यहाँ पे, बिल्कुल डिट्टो सेम बात यहाँ पे, कि अगर उसने बच्चे को नहला दिया तो ये ट्रांजिटिव हो गई। अब ये जो व्यक्ति है उसने खुद को नहला लिया जल्दी से और ऑफिस चला गया, कि वो जल्दी से नहा लिया और ऑफिस चला गया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ ड्रॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें खुद की बात हो रही हो, अगर ये एक्शन खुद पे ही हो रहा हो तो हैपनिंग वर्ब की तरह से काम करती है, इंट्रांजिटिव हो जाती है, ऑब्जेक्ट नहीं रखती। और अगर किसी और पर हो रहा हो तो ट्रांजिटिव हो सकती है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके बोलना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, जो रीजन लॉजिक मैंने आपको बताया, ये इन्हीं वर्ब पे लगाना, ये इन्हीं वर्ब पे लगाना। कहीं कल वाली क्लास में जो मैंने वर्ब पढ़ाई, जैसे प्रोस्टेट वर्ब पढ़ाई, जिसका मतलब होता है झुकाना, कल को तुम मीनिंग निकाल दो सर प्रोस्टेट माने झुकना मान ले, तो अपने घर से ही वैसे प्रोस्टेट का मतलब झुकाना होता, तुमने अपने आप ही उसका मीनिंग निकाल दिया झुकना, वो झुक गए। कल मैंने एक सेंटेंस कराया ना, उन सब ने अपने आप को झुकाया नए चुने गए राजा के सामने, तुम कह दोगे सर इसका मीनिंग ऐसा मान लेते हैं वो झुक गए, तो देमसेल्फ को रहने देते हैं। तो ऐसे मत कर देना, वरना किसी भी जिंदगी में किसी वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा ही नहीं पाओगे इस लॉजिक से। तो तुम हर एक चीज में वो एब्सेंट हो गया, वो संतुष्ट हो गया, ऐसे मीनिंग निकाल दोगे हर एक का। तो ध्यान रखना कि ये वाली बात सिर्फ इन वर्ब के लिए बताई है, उनको मत खराब कर देना कहीं। अब आ जाओ ये कीप और रिमेन पे, अब आ जाओ ये कीप और रिमेन पे। एक बार एक काम करना, इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ना और मीनिंग देखना इनका, अपने आप से एक बार तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो और मीनिंग देखो एक बार। हाँ जी, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? वो शांत रहा इंटेरोगेशन के दौरान, या कह लो उस मीटिंग के दौरान, इंटेरोगेशन के दौरान वो शांत रहा। रिमेन का मतलब क्या होता है? रिमेन वर्ब भी अपने आप में चीख के बता रही है कि यथावस्था में रहना, जैसे हो वैसे रहना। वो शांत रहा, हाँ के ना, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रहना। तो यहाँ पे क्या रिमेन के बाद आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे उसने खुद को शांत रखा, ऐसा मीनिंग नहीं देना है? तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट बनेगा। आज आपको पढ़ाऊंगा मैं बी की फॉर्म के अलावा कुछ और भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। अगला टॉपिक देखो यही है, बी की फॉर्म के अलावा कुछ और भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, आज आपको उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा। रिमेन लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करता है। रिमेन का मतलब होता है उसी स्थिति में रहना, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। ये काम यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। क्लियर हुई इतनी बात? यही बात आप यहाँ से भी समझ सकते हो। जैसे कीप के भी दो मतलब होते हैं, एक कीप का मतलब होता है रहना और एक कीप का मतलब होता है कोई चीज रखना। मान लो मैं ऐसे लिखूं कि मैं अपना वॉलेट अपनी लेफ्ट पॉकेट में रखता हूं, तो यहाँ पे कीप आई सब्जेक्ट है, कीप वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम कर रहा है, एक्शन वर्ब की तरह से काम कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस देखो जरा, अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं तो उसमें क्या मतलब है कि वो क्लास में शांत रहा, वो क्लास में शांत रहा। तो कीप के भी दो मतलब होते हैं, एक तो किसी चीज को कहीं रखना, ये एक एक्शन है, और एक होता रहना, एक होता रहना। उस केस में आई सब्जेक्ट है, केप्ट लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया इस वाले पार्ट में कि इनमें से ज़्यादातर वर्ब तो ऐसी थी जो काम खुद के साथ हो तब वो हो जाती हैं हैपनिंग यानी इंट्रांजिटिव, किसी और पे तो ट्रांजिटिव।
और ये वाली दो का क्या लॉजिक है? ये वाली दो का लॉजिक ये कि ये जनरली लिंकिंग वर्ब होती है। ये वाली दो का क्या लॉजिक है कि ये जनरली लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, और इंट्रांजिटिव है तो इसका वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है जी, आपको इस रूल का भी लॉजिक बता दिया गया। अब 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे आके ये लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं और कैसे पहचानते हैं इन पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है गोली की रफ्तार से जाइए, वापस आइए। अमित त्रिपाठी, एक होता है बाथ, BATH, बाथ नाउन, और वर्ब होती है बेद, द की साउंड आती है इसमें। ठीक है, आ जाइए। लिंकिंग वर्ब, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करती हैं तो हमने पढ़ ही रखा है। आज कुछ और भी लिंकिंग वर्ब देखते हैं, जैसे कि बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, कीप, रिमेन, ये सारी शब्द भी, ये सारी वर्ब भी लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर लेती। सबसे पहली पहचान, बेसिक पहचान, मूल पहचान, लिंकिंग वर्ब होती क्या है? लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। मान लीजिए मैं कह दूं ही बिकेम ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया। ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। ही बिकेम काम, वो शांत हो गया। ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। ही गॉट ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया। ही गॉट काम, उसके मतलब कोई एक्टिविटी के बाद ही गॉट काम, वो शांत हो गया। ही गॉट टायर्ड, वो थक गया। शी ग्रू ओल्ड, शी ग्रू ब्यूटीफुल। टर्न, टर्न माने एक, टर्न का एक तो मतलब होता है मुड़ना, एक हो जाना भी तो मतलब होता है ना। शी टर्न एंग्री, शी टर्न ओल्ड। हो जाना वाला मीनिंग भी इन सबका होता है, इन ज्यादातर का। एक कीप का मतलब होता है रहना, और एक कीप का मतलब होता है रखना। तो रहना वाले मीनिंग में कैसी होती है? लिंकिंग। और कीप माने मतलब अपना रिमेन माने किसी अवस्था में रहना। लुक का एक मतलब होता है देखना, और एक होता है दिखाई पड़ना। अगर मैं कहूँ शी इज लुकिंग एट मी तो ये एक्शन वर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूँ शी लुक्स सैड, वो उदास दिख रही है। ही लुक्स हैप्पी, वो बड़ा खुश दिख रहा है। सीम, अपीयर, दिखाई पड़ना। जब इन तीनों का मतलब हो दिखाई पड़ना, जब इन तीनों का मतलब हो दिखाई पड़ना, तब ये लिंकिंग और जैसा काम करते हैं। और इनका जब मतलब हो, इनका जब मतलब हो जाना, हो जाना, इनका जब मतलब हो रहना, और ये फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, इसका आपको पता ही है, इंद्रियां हैं। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, क्या मैं इनको रट लूं तो काम चलेगा? क्या मैं इनको रट लूं तो काम चलेगा? हाँ कि ना? नहीं, आपको थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। जैसे अब मान लो एक वर्ब है, अच्छा समझ में आएगा। एक काम करो, इन 6 के 6 सेंटेंसेस को एक बार अपने आप पढ़ो। खुद से करने का जो मजा है वो अलग ही है। मैंने तो भी बताना ही है, मैं आपको पढ़ाना बताना ही चाहता हूं कि ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब भी हो सकती है, ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब भी हो सकती हैं, और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती हैं। थोड़ा सा अगर तू दिमाग यूज कर लेगा ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, एक्शन वर्ब में कोई काम होगा, लिंकिंग वर्ब में कोई काम नहीं होगा, किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा। सोच किस में एक्शन है, किस में लिंकिंग है, सोच अपने आप एक बार।
हाँ जी, देखते ही पता चल गया। ही टर्न्ड एंग्री का मतलब है वो गुस्सा हो गया, और ही टर्न्ड क्विकली टुवर्ड्स मी, वो जल्दी से मेरी तरफ मुड़ा। दिस केक टेस्ट बैड, इस केक का टेस्ट बुरा है, और रोहन ने केक को टेस्ट किया। यहाँ पे केक के बारे में जस्ट कुछ बताया जा रहा है कि इसका केक का टेस्ट बुरा है, और यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। वो बूढ़ा हो गया और उसने लेटर को प्राप्त किया, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे बस बताया जा रहा है। तो आप रटने की जरूरत नहीं है, आप खाली थोड़ा सा सेंटेंस को देख भी दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिंकिंग वर्ब है कि एक्शन वर्ब। एक और देसी इलाज और बताता हूं, देखो। आप एक काम करो, अब ऑब्वियस बात है कि आई लिखा होगा तो एम पुट किया जाएगा, प्लूरल लिखा होगा तो आर पुट किया जाएगा, ही शी लिखा होगा तो इज पुट किया जाएगा। आप एक काम करो, सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे देखो, सब में वैसे सिंगुलर ही है, फिलहाल के लिए सब में इज पुट करके देखो, सब में इज पुट करके देखो। ही इज एंग्री, ही टर्न्ड एंग्री, ही इज एंग्री, वह गुस्से में है, ही इज एंग्री, सही है। तो यहां पे एक लिंकिंग वर्ब की जरूरत है। अगर इस सेंटेंस में टर्न को काट के इज पुट करने से भी ये सेंटेंस सही रह रहा है, तो इसका मतलब यहां पे एक लिंकिंग वर्ब लगी हुई है। क्या ये सही हो पाएगा? ही इज क्विकली टुवर्ड्स मी, ही इज क्विकली टुवर्ड्स मी नहीं बनेगा, यहां एक एक्शन वर्ब की जरूरत है। दिस केक इज बैड, ये केक बुरा है, सही रह गया, तो यहां एक लिंकिंग वर्ब लगनी है। रोहन इज द केक, रोहन इज द केक, रोहन केक है, गलत हो गया, यहां एक एक्शन वर्ब लगनी है। ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है, सही रह गया, यहां एक लिंकिंग वर्ब आनी है। ही इज अ लेटर, वो एक लेटर है, वो एक पत्र है, गलत हो गया, यहां एक एक्शन वर्ब लगनी है। ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। इसमें इज एम आर पुट करो, अगर इज एम आर ठीक बैठ रहा है तो यानी लिंकिंग वर्ब की जरूरत है, तो यानी ये जो वर्ब लगी हुई है लिंकिंग वर्ब वाला मीनिंग दे रही है, और अगर सही नहीं बैठ रहा तो यानी एक्शन वर्ब आनी है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। आई कुछ मेरी बात समझ में? यानी भैया ये वर्ब है, जनरली ये वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर लेती है, लेकिन पत्थर की लकीर नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा। आपको चेक करना पड़ेगा इस वर्ब को देख के कि इसको मैं लिंकिंग की तरह से यूज में ले रहा हूं कि यहाँ पे इसको मैं एक्शन की तरह से यूज में ले रहा हूं। क्लियर होगी इतनी बात? ये वाली बातें मैंने आपको पढ़ाई है एक्चुअली कीप को समझाने के लिए, रिमेन को समझाने के लिए, कि बी की फॉर्म के अलावा कुछ और भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट रूल पे आ जाइए। डोंट यूज पॉजेसिव केसेस विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ पॉजेसिव केस का यूज ना करें। जैसे लीव, दो बार लिख दिया, लीव, सेपरेशन, एक्सक्यूज, पार्डन, साइड, फेवर, मेंशन, इन शब्दों के साथ लिंकिंग वर्ब का प्रयोग, पॉजेसिव केस का प्रयोग न करें। क्यों न करें? आओ समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या, इसको दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो तरीका ये कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं उन पर पोजेशन हो सकता है। मान लो एक चीज है घर, घर मेरा तेरा हो सकता है, माई हाउस लिख सकते हो, हर हाउस लिख सकते हो, देयर हाउस लिख सकते हो। घर पे किसी का पोजेशन हो सकता है। मुझे बताओ क्या ये सेपरेशन, किसी से अलग होना, सेपरेशन, क्या सेपरेशन पर किसी का पोजेशन हो सकता है? मेरी सेपरेशन, उसकी सेपरेशन, ये हो पाएगा? नहीं। या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो इसका जो फंडा है वो कुछ ऐसा है, हम ना कई बार ट्रांसलेशन के चक्कर में कुछ गलत कर देते हैं। जैसे हिंदी में हम कह देते हैं, मान लो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त, हिंदी फिल्मों में खूब सुना होगा आपने ये। लेकिन आपको पता है कि ये जो सेपरेशन है, जो जुदाई है, किसी की नहीं होती, ऑलवेज किसी से होती है। सेपरेशन इज ऑलवेज फ्रॉम समबडी, किसी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। तो यहां पे जब आप लिखते हो कि हमने अनुष्का को बोला था, हमने अनुष्का को कहा था कि विराट जो है वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये नहीं कहना था, तुमसे कहना था। तो यहां पे सेपरेशन, हर सेपरेशन नहीं, सेपरेशन फ्रॉम हर लिखना चाहिए था। मेरी बात आई समझ में? ये तो स्पोकन में खूब यूज होता है, और इतना यूज होता है कि आपको डिक्शनरी में भी मिल जाएगा। आई बेग योर पार्डन, मैं तुम्हारी माफी मांगता हूं कि तुमसे माफी मांगता हूं, मैं तुम्हारी माफी मांगता हूं कि तुमसे माफी मांगता हूं। तो यहां पे आई बेग पार्डन फ्रॉम यू या ऑफ यू का यूज करना चाहिए था। योर पार्डन नहीं, तुमसे माफी, फ्रॉम यू या ऑफ यू। अब यहां पे जैसे पार्टी से निकल रहे होते ना, अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, क्योंकि मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, मैं तुम्हारी लीव चाहूंगा कि तुमसे आज्ञा चाहूंगा, तुमसे आज्ञा चाहूंगा। तो यहां पे आएगा आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू, फ्रॉम यू मत करना, लीव के साथ प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा।
लीव फ्रॉम होता है ऑफिशियल परमिशन, कोई ऑफिस वगैरह से छुट्टी लेने के लिए, ही टुक लीव फ्रॉम ऑफिस। और लीव ऑफ होता है ये बाय बोलना, पार्टी वार्टी वाला करना। समझ में आया? तो ये इसका लॉजिक था। प्रोनाउन चैप्टर के लास्ट सेंटेंस मतलब लास्ट रूल पर आ जाइए। रूल क्या है मतलब, वैसे तो सिंपल सी बात है, आओ समझो। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, अगर जनरल सेंटेंस है, अगर जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस का मतलब तू मैं और वहाँ पार्टी में चलेंगे, तूने मैंने और इन्होंने मिलके खाना खाया था, जनरल सेंटेंस, तो प्रोनाउन का सीक्वेंस चलेगा 231, 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन यानी यू, ठीक है, 3 माने ही शी इट दे वाले, ही शी इट दे वाले, और फिर लास्ट में आई या वी। जनरल सेंटेंस है तो पहले मतलब 231 चलाओ, सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो गलत चीज़ है कि इस चीज़ के लिए हम शर्मिंदा हैं जी, ऐसा वाला मीनिंग देना है, तो समझने की कोशिश करना। अब ये कोई ग्रामर की बात नहीं, ये कोई ग्रामर की बात नहीं, कन्वेंशन की बात है कि यार कोई गलत बात कहनी होती है ना, तो उसको ऐसे कभी मत कहा करो यार इसमें ना तेरी उसकी और मेरी गलती है, लास्ट में अपना नाम मत लिया करो, ऐसा लगे कि यार तुम तो जबरदस्ती बस फंस गए, मेन तो गलती उनकी नहीं। कोई गलत चीज़ है तो पहले अपना नाम लो, इसमें ना यार मेरी तेरी और उसकी गलती है। और कोई पॉजिटिव चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, तो पहले अपने लिसनर की बात करो, जो आपकी बात को सुन रहा है, पहले यू लगाओ, फिर थर्ड पर्सन लगाओ, लास्ट में अपना नाम लो। कोई नॉर्मल बात है या कोई अच्छी बात है तो उसमें लगाओ पहले अपने लिसनर का नाम, उसको रेफर करो, पहले यू लगाओ, फिर ही शी इट दे थर्ड पर्सन लगाओ, लास्ट में अपना जिक्र करो। कोई गलत बात है तो उसके अंदर सबसे पहले अपना जिक्र करो, फिर लिसनर और लास्ट में थर्ड पर्सन। आओ और अच्छा समझ में आएगा। एक बार ये पहले 3 सेंटेंसेस देखो, पहले 3 सेंटेंसेस देखो। मैं और तू इन क्वेश्चंस को 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव बात है, कोई बुराई करने वाली कोई गलत बात तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस चलना चाहिए था 2 3 1। अब 3 नहीं है तो घर से मत पकड़ लाना, अरे ही, अरे कहाँ जा रहा है इधर, ही नहीं लगाओ तो घर से मत पकड़ लाना। 2 3 1 में 3 नहीं है तो यानी 2 1 चलेगा, यू एंड आई लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कई बच्चे ना कुछ और ही बात याद कर लेते हैं, नेगेटिव से नॉट नेवर का मतलब नहीं है, कहीं तुम सोचो नॉट लगा हो नेवर लगा हो, वो नहीं कह रहा हूं मैं। नेगेटिव मतलब कोई गलत बात, इस चीज के लिए, इस ये जो दिक्कतें हुई इसके लिए तुम पर मुझ पर, मतलब मुझ पर तुम पर और उस पर ब्लेम आना चाहिए, ब्लेम करना, रिस्पॉन्सिबल वर्ड यूज होना, मतलब गलत किसी काम के लिए हम सॉरी हैं जी, शर्मिंदा हैं, वी आर गिल्टी, वी आर रिग्रेटफुल, ऐसे शब्द आ रहे हो मतलब तुमने कुछ गलत काम किया है। नॉट नेवर उनसे मतलब नहीं है। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि कुछ गलत काम हो रहा है तो उस केस में आप लगाओगे 1 2 3, आके ना 1 2 3। क्लियर हुई इतनी बात? यहां पे आपको 1 2 3 लगाना, यानी आई यू एंड ही। क्लियर हो गया? सोनाली और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सोनाली और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे जनरल सेंटेंस है तो 2 3 1 आएगा, 2 नहीं है तो 3 1 आएगा। अब किसी पर्सन का नाम थर्ड पर्सन में जाता है तो सोनाली एंड आई आएगा, सोनाली एंड आई। क्लियर हो गया जी? अब ये जो लास्ट वाला है, ध्यान रखिएगा, प्लूरल अगर प्रोनाउन हो, अगर प्लूरल प्रोनाउन हो तो कोई भी केस हो, पॉजिटिव बात हो, नेगेटिव बात हो, कुछ भी बात हो, हमेशा 1 2 3 चलेगा। इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। अगर प्लूरल प्रोनाउन हो, अगर प्लूरल प्रोनाउन हो तो हमेशा 1 2 3 ही चलेगा, किसी भी केस में किया जाए। अगर प्लूरल प्रोनाउन फॉर्म में यूज किया जाए सेंटेंस में, सॉरी गिल्ट पनिशमेंट का सेंस हो तो प्लूरल प्रोनाउन हो तो किसी भी सेंस में, ये सही टाइप नहीं हुआ, प्लूरल प्रोनाउन हो तो हर केस में, इसमें ऐसे लिख लेना, प्लूरल प्रोनाउन हो तो हर केस में, प्लूरल प्रोनाउन के हर केस में, कैसे भी टाइप का सेंटेंस हो, अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो 1 2 3 चलेगा। अब यहाँ पे हमें और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस को।
पॉजिटिव बात हो, नेगेटिव बात हो, कैसी भी बात हो, अगर प्लूरल प्रोनाउन होंगे तो ऑलवेज यूज 1 2 3, ये याद ही करना है भाई, क्योंकि ये ग्रामर की बात नहीं, प्योर कन्वेंशन की बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगा हुआ, थर्ड पर्सन लगा हुआ, सही लगा हुआ, ये नो एरर है। हाँ जी, क्लियर हुई इतनी बात। इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ, एक बार फिर से दोबारा से, छोटी छोटी एक दो बात है वो मैं ऐड कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि बच्चे जो आपको मॉक दिए जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का एक चैप्टर पढ़िए, किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर से मैथ्स का एक चैप्टर पढ़िए। जब आप उसके सवाल लगाते हो, मान लो उस चैप्टर के 300 सवाल है प्रीवियस ईयर, क्या 300 के 300 आपसे एक बार में हो जाते हैं? नहीं होते ना, वहां भी तो 85% होते हैं। फिर तुम उसके नोट्स दोबारा रिवाइज करके या उस क्वेश्चन को दोबारा सोचते हो, सॉल्यूशन देखते हो, तभी तो होता है ना वो आपसे। तो बच्चे यहां अगर 50% हो रहे हैं तो इसमें डीमोरलाइज होने वाली बात क्या है? बल्कि इंग्लिश में तो और बड़ा लोचा है। मैथ में तो अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर का उठाओगे क्वेश्चन तो सारा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा नहीं आ रहा उसमें, ज्योमेट्री नहीं आ रही उसमें। यहाँ तो एक सेंटेंस में सब कुछ है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब कुछ है। तो बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। अगर आपसे पहली बार में 40% 50% ही अपने आप होता है, बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। ये मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी होता है उसके भी 40-50% ही होते हैं पहली बार में। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। अभी प्रोनाउन का एक मॉक डला है, एक और डल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक। कल शाम तक मोस्ट प्रोबेबली डल जाएगा, नहीं तो परसों आपकी क्लास से पहले पहले मैं डलवा दूंगा। ठीक है जी, मॉक नंबर 2। ठीक है, एक मॉक नंबर 3 और डलेगा। मॉक नंबर जो 3 है वो और डलेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। वो हो सकता है कि आपकी ग्रामर जब पूरी हो जाए, जब वोकैब वगैरह चल रही हो, उस टाइम पे मैं डाल लूँ, क्योंकि अभी तो इन्हीं सब चीज़ों में इतना फंसा हुआ हूँ। उसको बाद में भी तो रिवाइज करोगे ना, कोर्स रिवाइज करोगे। जब पूरा ग्रामर का कोर्स रिवाइज हो गया तो उसको रिवीजन के टाइम पे कर लेना। मॉक 3 में मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल ज़्यादा डालूंगा। और यहाँ पे एक स्टार मार्क करके मैं एक बात और लिख दूँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि बुक से भी सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो केडी कैंपस वाली किताब से सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा, उसने सवाल लगाए। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसके अंदर आपके कौन से क्वेश्चन के अंदर डाउट आएंगे। एक सच एज का कॉन्सेप्ट है, उसमें डाउट आएगा, एक बीइंग वाले में डाउट आएगा, है ना। सच एज वाला हो गया, बीइंग वाला हो गया, एक मैनी ए वाला हो गया, उस कॉन्सेप्ट में डाउट आएगा। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके डाउट आएंगे। बच्चे होता क्या ना, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब मैं सच एज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कंजंक्शन चैप्टर में, मैं बीइंग वाला पढ़ाता हूँ एडवांस वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मैं मैनी ए वाले को पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। उन्होंने जैसे पढ़ाया अपनी किताब में, उन्होंने वैसे सवाल डाल दिए। अब मैं ऐसा नहीं कि वो चीज़ें पढ़ाऊंगा नहीं, वो चीज़ें मैंने आगे कहीं और पढ़ानी है। मेरी बात आई आप लोगों को समझ में? तो अगर कोई उस किताब से करे और वो 4-5 सवाल आपके ना हो पाए तो डीमोरलाइज मत होना, वो मैंने आगे पढ़ाना है। बोलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, मैं सही बताऊं तो मैं उसकी वो जो किताबें हैं उनकी भी डाउट सीरीज मैंने बना रखी है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज सकता हूं उसके। लेकिन समझो मेरी बात, ऐसे 50 चीजें अगर आप खिलार दोगे ना, 50 चीजें अगर आप खिलार दोगे कि थ्योरी भी 10 जगह से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी 10 जगह से कर रहे हैं, खिचड़ी बन जाती है बच्चे पूरे कोर्स की। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं कि और कहीं जाने की जरूरत ना है। 10 साल से पढ़ा रहा हूं, कल का लौंडा नहीं हूं। छाती ठोक के कह रहा हूं, थ्योरी जितनी मैंने पढ़ा दी उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले आओ। समझ आया? जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं उतनी मोर देन सफिशिएंट है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट करिए, इधर उधर मत भटकिए। बस खाली रोज अपनी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, चैप्टर खत्म हो तो उसके जो मॉक टले उनसे प्रैक्टिस करो, डेली अपना रीडिंग करते रहो। रीडिंग इज मेन प्रायोरिटी। जो कहते हैं ना बच्चे, सेंटेंस पढ़ता हूं उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं होता, कब होगा? जब तू रीडिंग करेगा। ठीक है जी। अगला चैप्टर अपना एडजेक्टिव चालू करेंगे। रीडिंग पे फोकस रखना भाई, है ना। और रीडिंग करते समय ये मत करने लग जाना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, रीडिंग करते समय ये मत करने लग जाना। वहां सिर्फ आपको रीड करके मतलब समझना है, वोकैब नोट करनी है डायरी के अंदर। रीडिंग करते समय मत करने लग जाना, ये सब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए।
और कोशिश करिए न्यूज़पेपर से रीड करिए। जिनका बहुत ही बेस कमज़ोर है उनको मैंने कहा था स्ट्रेटजी वाली क्लास में कि आप एक काम करो, स्टोरी बुक्स ले आओ 5th 6th 7th की, नॉवल वगैरह मत पढ़िए बच्चे। गलत नहीं है नॉवल में कुछ, लेकिन टाइम बहुत लगता है। 5 पेज पढ़ते हो तो जाके 5 वर्ड निकलेंगे, 5 पेज में 5 वर्ड निकलेंगे, और न्यूज़पेपर तू अगर आधा घंटा पढ़ लेगा तो 20 वर्ड निकल आएंगे तेरे। तो अपने को थोड़ा सा अच्छा कंटेंट पढ़ने की आदत डालनी है, ज़्यादा वो कहानियों के चटकारे नहीं लेने हमें, ठीक है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, नॉवल अपना नौकरी वोकरी लग जाए वहाँ शाम को ऐसे चेयर पे बैठ के अपना तब पढ़ना, ठीक, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।